नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे लक्षद्वीप की चर्चा, लेकिन इस वक्त अब हम चर्चा करेंगे दक्षिण पश्चिमी भारत से अब सीधे पूर्वी भारत की ओर हम बढ़ेंगे और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की चर्चा जरूरी है, क्योंकि अभी पिछले एक हफ्ते से आप लोग सुन रहे होंगे यास तूफान का नाम। यास तूफान से पहले ताउते तूफान जो पश्चिमी क्षेत्र में आया था, अब यास तूफान आया पूर्वी क्षेत्र में, और खासकर जब बंगाल की खाड़ी में तूफान आता है तो आप जानते हैं कि वो पूरा का पूरा जो एरिया है पूर्वोत्तर पूरा, वो पानी से बिल्कुल भीग जाता है और हवा की तेज हवा के जो तेज झोंके होते हैं उससे भी बहुत वहां तबाही मचती है। इस बार भी कुछ तबाही मची है, क्या कुछ हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो तूफान है, इस तूफान के साथ साथ एक सियासी तूफान भी खड़ा हुआ। और खासकर ये सियासी तूफान इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि तूफान के गुजरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पे थे। उनके इस दौरे के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल में मुलाकात के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया गया था, उसमें आप जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो मुख्यमंत्री मिलेंगी, मुलाकात तो होगी ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की। तो लेकिन उस मीटिंग में एक नाम और भी आया था जिससे ममता बनर्जी काफी परेशान और नाराज दिखी। वो नाम था शुभेंदु अधिकारी का। और ममता बनर्जी का सवाल यही था कि आखिर शुभेंदु अधिकारी को क्यों इस मीटिंग में रखा गया है। इतना ही नहीं हुआ, उसके आगे ये हुआ कि आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे, ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री के बीच जो मीटिंग हुई है बहुत ही शॉर्ट मीटिंग हुई है। और इसके बाद और इससे पहले जो तूफान खड़ा हुआ है, सियासी तूफान, इसी पर चर्चा के लिए अभी हम आपके साथ उपस्थित हैं दोस्तों। तो इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे खास मेहमान का जो अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुमन भट्टाचार्य। सुमन जी, आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूं ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। सुमन जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। आखिर क्या कुछ रहा जो नाटकीय घटनाक्रम आज दिन भर चलता रहा? हालांकि एक घटनाक्रम और भी है कि ममता बनर्जी के 2 मंत्री और एक उनके विधायक और उसके साथ में पूर्व कोलकाता के मेयर, इनको आज जमानत मिल गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो घटनाक्रम और खासकर जो प्रधानमंत्री बनाम ममता बनर्जी यानी सीएम वेस्ट बंगाल, क्या कुछ रहा उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। क्या कुछ हुआ? आंखों देखी, बिल्कुल आप बगल में हैं। हालांकि तूफान जो है उसको आपने झेला है, तो आपका वो भी अनुभव हम सुनना चाहेंगे। देखिए, ये जो बीजेपी वाले जो बोलना चाहता है कि ममता जी ने प्राइम मिनिस्टर की जो रिव्यू मीटिंग था उसको अटेंड नहीं करके एक फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ा है। और जैसे ही बीजेपी ये बोलना शुरू किया, जो बीजेपी का जो गोदी मीडिया है वो भी ये स्टोरी लगाना शुरू कर दिया। मैं बहुत सारे इंग्लिश नेशनल न्यूज़पेपर में भी ये स्टोरी देखा हूं। और ये स्टोरी के साथ दूसरा एक पहलू भी उन लोग सामने लाना चाहता है, वो ये है कि उड़ीसा, जहां पे नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर है, नवीन पटनायक जी कुछ पैसा नहीं मांगा, ममता जी ने क्यों 20,000 करोड़ की सहायता, सेंट्रल असिस्टेंस मांगा है। देखिए, पहले में उड़ीसा और बंगाल की ये जो कॉम्पेरेटिव स्टडी है, मैं उसको थोड़ा सा आपको उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। देखिए, पिछले 8 साल में उड़ीसा और बंगाल ने लगभग 8 ऐसे साइक्लोन को झेला है। मैं फाइलिन, जो उड़ीसा के लिए सबसे बड़ा साइक्लोन था, उस दिन मैं उड़ीसा में ही था और आखिर तक ये यश था। तो ये जो बात बीजेपी वाले ने बहुत बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि उड़ीसा ने कोई सहायता नहीं मांगा है। मैं उड़ीसा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर है सुदाम मारांडी, उन्होंने इस साल का मार्च महीने में असेंबली में खड़ा होकर जो बयान दिया था उसको याद दिला देता हूं। वो बयान, दैट इज असेंबली रिकॉर्ड, आई एम कोटिंग, उस बयान के मुताबिक उड़ीसा ने अभी तक सेंट्रल असिस्टेंस के तरीके 5,285 करोड़ के लगभग आसपास सेंट्रल असिस्टेंस मिला है। इसके साथ मैं ये जोड़ दूं, ये उड़ीसा गवर्नमेंट का स्टेटस है, लेकिन अमित शाह जी ने जो दिल्ली से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसको अगर आप जोड़ लेंगे तो उड़ीसा को 7,000 करोड़ के आसपास मिला है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने सिर्फ फोनी के लिए 2019 में
उड़ीसा को 3,000 करोड़ दिया। इसके मुताबिक माने इसका कंपैरिजन में बंगाल को अभी तक अम्फान के लिए या पिछला 8 साल में बंगाल को सिर्फ 3,000 करोड़ मिला। इसमें से 2,700 करोड़ अम्फान के लिए है, बाकी 300 करोड़ दूसरे साइक्लोन के लिए। तो पहला बात आप समझते हैं क्यों उड़ीसा नवीन पटनायक जी को एक महामानव की तरह बीजेपी प्लेस करना चाहता है, क्योंकि नवीन के साथ उन लोगों का बनता है। जब भी पार्लियामेंट में कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बिल आ जाता है, बीजेडी का जो राज्यसभा का एमपी लोग है वो आइदर एब्सटेन करता है या बॉयकॉट करता है, किसी भी तरह वो बीजेपी को हेल्प करता है। तो नवीन पटनायक जी कुछ पैसा नहीं मांगा और ममता जी ने क्यों 20,000 करोड़ मांगा, इसके लिए जो बीजेपी का सवाल है ये बिल्कुल झूठ बात है। आप अगर सुदाम मारांडी का वो 2021 का मार्च का असेंबली का स्टेटमेंट में जाएंगे तो देखेंगे अभी तक ये 2013 से 21 तक उड़ीसा को जितना साइक्लोन झेलना पड़ा, बंगाल को भी लगभग वो सारा साइक्लोन झेलना पड़ा। इसके लिए उड़ीसा का टोटल डिमांड 31,000 करोड़ है। आई एम टॉकिंग अबाउट असेंबली रिकॉर्ड व्हिच हैज बीन रिपोर्टेड बाय मेनी नेशनल मीडिया, और बंगाल का इस अभी तक का डिमांड है 35,000 करोड़। तो ये बात नहीं है जो उड़ीसा बहुत फेडरल स्ट्रक्चर को मानते हैं और ममता बनर्जी फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मानता है। आप जो बात बाद में बोला वही बात है। आज अब अगर देखेंगे जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत एक हम लोग जो बोलते हैं शर्मनाक दिन है। क्यों शर्मनाक दिन है? दोनों कारण के लिए। एक, कोलकाता हाईकोर्ट का जो 5 मेंबर डिवीजन बेंच है उन्होंने ममता का 2 मिनिस्टर, एक जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और एक जो कलकत्ता का मेयर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फिराद हाकिम, जिन लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट किया था उन लोगों को बेल मिल गया है। ये बेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है, मैं राजीव जी वो आपको याद, वो थोड़ा सा आपको बोलना, वो है कलकत्ता हाईकोर्ट का एक जस्टिस, कोलकाता हाईकोर्ट का एक जस्टिस, आई रिपीट, अरिंदम सिन्हा ने एक चिट्ठी कोलकाता हाईकोर्ट का जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है राजेश बिंदल, उसको लिखा है। उन्होंने लिख के ये बताया है, आपको याद रहेगा, आपके साथ उस दिन भी मैं प्रोग्राम में था, जो राजेश बिंदल को याद दिलाया जिस दिन ये चारों को सीबीआई ने अरेस्ट किया था और लोअर सीबीआई का कोर्ट, सीबीआई का स्पेशल कोर्ट उसको जब बेल दे दिया था, तब चीफ जस्टिस को फिर से सीबीआई की बात सुन के इसका हियरिंग करना और बेल को रद्द कर देना गलत बात था। ये हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस चिट्ठी लिख के, हाईकोर्ट का एक जस्टिस अरिंदम सिन्हा चिट्ठी लिख के एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदाल की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रहेगा जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी था, तब 5 सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस इंक्लूडिंग द रंजन गोगोई, द ग्रेट रंजन गोगोई एंड अदर लुकुर साहब, सारे लोग एक साथ 5 जस्टिस ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एक ही आरोप लगाया था, जो उन्होंने सरकार की बात में आके जैसे रोस्टर ड्यूटी कर रहा है, जैसे सब कुछ कर रहा है, वो एक पक्ष को फेवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज की अरिंदम सिन्हा की ये चिट्ठी और जो हाईकोर्ट में जो जमानत हो गया, ये प्रशांत भूषण की जो बात है, प्रशांत भूषण जो पिछला 2 साल से लगभग हर वक्त बोलने आ रहा है, जो बीजेपी का एक कोशिश है जो जितना भी भारत का जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सारे को खत्म कर देना, इसका एक कोशिश है। और कलकत्ता हाईकोर्ट का जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट वही बात को लाके फिर से एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की जो हरकतें है, जो एक्टिविटी है, उसको क्वेश्चन में डाल दिया। ये सारे से जो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी को एक कुछ चाहिए था। तो ममता बनर्जी जाके नरेंद्र मोदी से 15 मिनट मिला, उनको सारा दस्तावेज दिया, वहां से निकल के आया। लेकिन उन लोगों का बात है नहीं, उनको मीटिंग में रहना पड़ेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग करके तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हेमंत सोरेन जी भी बोला है, जो भी ऑपोजिशन का चीफ मिनिस्टर, उन सब लोगों का एक ही बात है,
नरेंद्र मोदी जी मन का बात बोल जाते हैं। वो एक मोनोलॉग होता है। आपने अगर जेम्स जॉयस का पढ़ा होगा तो वो जो पूरा एक सोलिलोकी है ना, नरेंद्र मोदी पिछला 7 साल से पूरा कंट्री को एक यूलिसिस सुनाता है, एक सोलिलोकी, एक वो आपका उसका जो मन में आता है वो बोलता जाता है। तो वो सुनने के लिए एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर क्यों रहेंगे? उनका जो जिम्मेदारी है, कहां कहां पे कितना नुकसान हुआ उसका दलील दस्तावेज दिया और चला आया। उसके बाद में और एक बात आपको याद करा दूं राजीव जी, इसके लिए जब बीजेपी ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया तब स्टेट सेक्रेटेरिएट से एक एसएमएस रिलीज किया गया जहां पे बोला गया है जे काली ममता जी के तरफ से प्राइम मिनिस्टर को एक टेक्स्ट मैसेज करके ये बात तक बोला गया था जे प्राइम मिनिस्टर के साथ ममता जी का मीटिंग अकेले में होना चाहिए। उसमें शुभेंदु अधिकारी हु इज नॉट स्टिल डिक्लेयर्ड एज ऑपोजिशन लीडर, उसको लेकर यह मीटिंग होने का कोई जरूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, इसलिए उनको यह मीटिंग में बुलाया गया। देखिए बीजेपी का अंदर भी इतना क्राइसिस है जो बोलने के लायक नहीं है। इस मीटिंग में कौन कौन रहा? शुभेंदु अधिकारी रहा और देवश्री चौधरी रहा। क्यों बाबुल सुप्रियो नहीं रहा, जो भी स्टेट से मिनिस्टर है? क्योंकि बाबुल सुप्रियो आजकल का जो बीजेपी का जो लीडरशिप है उसका तो उतना उतना अच्छे नजर में नहीं है। क्योंकि बाबुल सुप्रियो सारा क्वेश्चन उठाया जो अमित शाह इतना बेकार लोगों को क्यों पार्टी में दाखिल किया, इसके लिए पार्टी का ये इलेक्शन में हालात। तो इसीलिए आप देखिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। देवश्री चौधरी हु इज ए मिनिस्टर फ्रॉम नॉर्थ बंगाल, शी हैज बीन इनवाइटेड फॉर ए मीटिंग फॉर द डिवास्टेशन ऑफ साउथ बंगाल, लेकिन साउथ बंगाल का जो सेंट्रल मिनिस्टर है बाबुल सुप्रियो नहीं है। और अचानक से वो शुभेंदु अधिकारी चला आता है। और हमारे यहाँ पे तो एक नया कॉमेडियन है जिसके बारे में आपने भी पिछले बार भी एक प्रोग्राम किया है, उसका नाम है जगदीप धनखड़। उसको अचानक से फिर से फेडरल स्ट्रक्चर याद आ गया। अरे फेडरल स्ट्रक्चर बीजेपी मानता कौन है, कब है, और आप जगदीप धनखड़ कब मानते हैं राजीव जी? जी जी, आइए सबसे पहले जरा प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या ट्वीट करके कहा, देश दुनिया को क्या बताया, ये देखिए। ममता बनर्जी कहीं कि हिंगलगंज और सागर में समीक्षा बैठक के बाद मैं प्रधानमंत्री से कलाईकुंडा में मिली और उन्हें तूफान के बाद बंगाल की स्थिति से अवगत कराया। तूफान से हुए नुकसान की रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई है। मैंने 20,000 करोड़ रुपए की मदद की मांग की है। इसके बाद मैं अब दीघा में राहत और बहाली कार्य की समीक्षा करने के लिए आगे बढ़ी हूं। यह बैठक पहले से ही तय की गई थी। यह कहना है, साफ इन्होंने बता दिया कि आखिर मैं वहां से निकल करके और बहुत जल्दी में क्यों जा रही हूं। सुमन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहता हूं अमलेंदु जी आपसे। ओवरऑल इस मसले को जो यहां दिल्ली में बैठे पत्रकारों और मीडिया घरानों के द्वारा जो बताया दिखाया जा रहा है, और यह बताया जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री को ऐसा अपमान प्रधानमंत्री का नहीं करना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने बुलाया तो उस मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री वहीं उसी परिसर में थी, उसी कॉम्प्लेक्स में थी, लेकिन वो लेट पहुंची उस मीटिंग में। प्रधानमंत्री को उन्होंने एक चिट्ठी पकड़ाई, मतलब रिपोर्ट पकड़ाई, और वो सीधा वहां से निकल गई, प्रधानमंत्री के साथ बैठक नहीं की। ओवरऑल जो कुछ चल रहा है दिल्ली में मीडिया में, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, दिल्ली के मीडिया की तो बात इसलिए करना बेकार है कुल मिलाकर के कि ये तो सब भक्त हैं, मतलब भाजपा के दूसरे प्रवक्ता हैं संबित, कुल मिलाकर के संबित पात्रा की जरूरत नहीं पड़ती है। दिल्ली का मीडिया सारे उनके काम कर देता है कुल मिलाकर के। तो उसको मुझे लगता है कि गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है कुल मिलाकर के। लेकिन जो सवाल दिल्ली के मीडिया में उठे हैं और जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है उसमें जो सवाल उठे हैं, खासतौर से फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर, ममता बनर्जी के बिहेवियर को लेकर के, इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी का बिहेवियर रूड है, इसमें कोई बात नहीं है। लोगों का अपना अपना बिहेवियर होता है, कोई आक्रामक होता है, कोई सौम्य होता है, कोई मिलनसार होता है, कोई कड़क होता है, कोई गुस्सैल होता है। तो ममता बनर्जी का अपना एक स्वभाव है, वो है स्वभाव अपना, तो वो व्यक्तिगत स्वभाव है उनका, उसके स्वभाव से राजनीति का क्या लेना देना है कुल मिलाकर के। पहली बात तो ये।
जहां तक ये सवाल है कि फेडरल स्ट्रक्चर का, तो सुमन जी ने बहुत विस्तार से बता दिया फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर और प्रोटोकॉल की जहां तक बात है तो प्रधानमंत्री स्वयं जो है वो ना तो फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान कर रहे हैं और ना प्रोटोकॉल का सम्मान कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री अगर मुख्यमंत्री के साथ कोई वार्ता करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री साथ कोई बैठक करना चाहते हैं तो ठीक है, आप गवर्नर को तो बुला लीजिए। मान लिया हमने गवर्नर है, वो भी चूंकि संवैधानिक पद है और मुख्यमंत्री से, हालांकि गवर्नर मुख्यमंत्री की सलाह पे काम करता है, तो गवर्नर को मुख्यमंत्री की सलाह पे जाना चाहिए कुल मिलाकर के, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री की अगवानी अगर हवाई अड्डे पर करनी है तो हवाई अड्डे पर अगवानी करने के लिए गवर्नर जा सकते हैं। लेकिन जो राज्य की वस्तु स्थिति है वो तो मुख्यमंत्री ही बताएगा ना, गवर्नर नहीं बता सकते उसको। गवर्नर जो है वो प्रशासक नहीं है लक्षद्वीप की तरीके से, पश्चिम बंगाल के या दिल्ली के तरीके से कुल मिला के। गवर्नर जो है एक संवैधानिक पद है, उनकी एक मर्यादा है, उसके अंदर काम करना चाहिए। अब जगदीप धनखड़ अगर उसको पालन नहीं कर रहे हैं और संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं जानते हैं, या वो इतने अज्ञानी है कि उन्हें नहीं मालूम है कि राज्यपाल की क्या भूमिका है, उसके क्या संवैधानिक दायित्व हैं और क्या उसकी कुल मिलाकर के मर्यादाएं हैं, अगर वो नहीं जानते हैं तो ये उनका दोष है, ये संविधान का दोष तो नहीं है कुल मिलाकर के। तो जगदीप धनखड़ चलिए हो सकते थे वो बैठक में, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को आपने किस लिए बुलाया कुल मिलाकर के? बात तो यही है ना भाई, आपको अगर मुख्यमंत्री से जायजा लेना था, ये मुख्यमंत्री आपको बताएं कि क्या है। एक तो पहली बात है कि आपको पहले से मालूम है कि मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो बंगाल के दौरे पे हैं और राज्य की स्थिति का आकलन कर रही हैं, तो आपको जब रिपोर्ट करने देने के लिए आए तो आप गए वहां किस लिए? पहली बात तो ये है, अगर आप इसलिए गए हैं कि आपको राज्य की कुछ मदद करनी है और आपको वहां की वस्तु स्थिति जाननी है, तो आप वो मुख्यमंत्री से भी जान सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आपको वो रिपोर्ट सौंप दी, आप उसमें क्या वायदा करके आए कुल मिला के स्थिति? आपने कोई पैकेज की घोषणा की? मतलब आप जो 1000 करोड़ की आपने घोषणा कर भी दी कि 1000 करोड़ दिया जाएगा, 500 करोड़ तुरंत जो है वो दे दिया जाएगा उड़ीसा को, 500 करोड़ में से झारखंड और बंगाल को मिलेगा, यानी 250 करोड़। मुझे लगता है कि 250 करोड़ का खर्च तो प्रधानमंत्री की यात्रा पे आ गया होगा कुल मिलाकर के, जो हवाई अड्डे से हुई है उनकी यात्रा। 250 करोड़ का खर्च तो आ ही गया होगा उनकी सुरक्षा से लेकर के और खाने पीने आने जाने के सब मिला करके। तो इस 250 करोड़ से ना बंगाल का भला होने वाला है और ना झारखंड का भला होने वाला है, ना 500 करोड़ से उड़ीसा का भला होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जब तक कोई एक पैकेज की घोषणा नहीं करते हैं और उसकी घोषणा राज्य को नहीं, आप मतलब जीएसटी का पैसा आप जो लोगों का रोके हुए हैं कई महीनों से, राज्यों को आप नहीं दे रहे हैं इस संकट के समय में भी, और आप जो है सिर्फ हवाई यात्रा करने के लिए अगर पहुंच जाते हो, उस हवाई यात्रा का मतलब क्या है? आपकी यात्रा का कोई हल तब निकलता है, आपकी यात्रा का कोई फल तब मिलता है जब आप उस राज्य के लिए कुछ करें, केंद्र की तरफ से आपको घोषणा करें। अभी खबरों में खबरें थी 2-3 दिन पहले कि गृहमंत्री ने जो है वो हाई लेवल कमेटी बैठक की है यास से निपटने के लिए। तो उस हाई लेवल कमेटी का परिणाम क्या है? पर उस हाई लेवल कमेटी ने इन राज्यों को मदद के लिए क्या किया? यास तूफान से निपटने के लिए आपने कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई, कोई आपने उनको टीम उपलब्ध कराई, आपने कुछ उनको संसाधन दिए, कुछ उपकरण दिए, आपने कुछ दिए कि आपकी हाई लेवल कमेटी की बैठक के बाद? नहीं है। जब ये सब चीजें नहीं है तो इन सारी बातों का मुझे लगता है कुल मिलाकर के कोई मसला नहीं है। और हर चीज के अंदर जो है, मतलब ममता बनर्जी अगर है तो उसमें हर चीज में राजनीति ही होगी, तो प्रधानमंत्री है तो उसमें भी राजनीति होगी। फिर जब दोनों राजनीतिक व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है कि दोनों राजनीति करेंगे प्रधानमंत्री जो है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि प्रधानमंत्री संकट के समय में भी ऐसी राजनीति कर लेते हैं, तो ये तो आप प्रधानमंत्री बताएंगे भाई उनको ऐसे में क्या मजा आ रहा है इस तरीके की राजनीति करने का। आप ममता बनर्जी से दुश्मनी जो है, जो आपकी है, जो साफ जाहिर हो रहा है कि भाई आप जो है अपने दिल में जो चुहा कांटा है बंगाल की हाल का, वो नहीं आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं कुल मिला करके। तो ममता बनर्जी से अपनी राजनीतिक शत्रुता का बदला बंगाल की जनता से नहीं लेंगे ना, उस बंगाल की जनता से जहां 2 करोड़ से ज्यादा आपको भी वोट मिला है। जितना ममता बनर्जी की पार्टी को वोट मिला है उससे 60-70 लाख कम आपको भी वोट मिला है, यानी कुल मिलाकर के वोटर तो आपका भी है वहां। तो आप अगर बंगाल की जनता से कोई शत्रुता निभाएंगे या आपसे कोई बदला लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसी बात है कि जिसने आपको वोट दिया उससे भी निभाई जा रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप जो है सामने वोटिंग लिस्ट लेकर के बैठ जाएंगे, किसने आपको वोट दिया किसने नहीं दिया, तब आप मदद करेंगे, ऐसा तो कोई तकनीक अभी तक आई नहीं है। और अगर आ गई हो तो प्रधानमंत्री बताएं इस तरह की कोई तकनीक आ गई है कि एक राज्य में जिसने वोट दिया भाजपा को उसको मदद मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। जब ऐसी तकनीक नहीं है तो इस शत्रुता का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है कुल मिलाकर के। और फेडरल स्ट्रक्चर को बना के रखने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा केंद्र की है, और ये सरकार तो लगातार फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रही है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक, पेट्रोल के दाम से लेकर के गैस के दाम तक, सीए से लेकर के कृषि कानून तक,
ये सारे फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने वाली चीजें हैं। जो राज्य सरकार की, जो राज्य के संबंधित सूची के विषय थे, आप उनके जो धड़ाधड़ कानून बनाए जा रहे हैं, आप जो है धन विधेयक जो है वो बना करके सबको पास किए दे रहे हैं, जो संविधान संशोधन एक तरीके से होने चाहिए थे, तो फेडरल स्ट्रक्चर तो आप लगातार तोड़ रहे हैं कुल मिलाकर के। तो आप किस फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की बात कर रहे हैं कुल मिलाकर? तो मुझे लगता है कि दिल्ली का मीडिया जो हाव हाव करता है, तो उसका उद्देश्य जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर हिंदी बेल्ट का है, उसको संतुष्ट करना है सिर्फ। इससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। ना उसकी ये चिंता है कि फेडरल स्ट्रक्चर टूट रहा है, ना उसकी ये कोई चिंता है कि वहां बंगाल में क्या दुर्गति हो रही है, लोग किस संकट से गुजर रहे हैं, या उड़ीसा में किस संकट से गुजर रहे हैं, या झारखंड में किस संकट से गुजर रहे हैं। अब तो इसका प्रभाव यूपी तक भी जाने लगा है इस तूफान का कुल मिलाकर के। तो इस सब चीजों का मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है, और प्रधानमंत्री को जो स्वयं अपनी गरिमा का परिचय देना चाहिए। अच्छे आदमी हैं कुल मिलाकर के वो। तो अब देश के संविधान के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है, और फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति भी जिम्मेदारी है, और कम से कम संकट के समय जो है वो प्रधानमंत्री को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी प्रधानमंत्री राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति कर ही सकते हैं, कर रहे हैं। सियासत में सब कुछ जायज है कहा जाता है, लेकिन सुमन जी, जब यास तूफान से जनता पश्चिम बंगाल की परेशान है, वैसे में ये सियासत कहां तक, इसे किस रूप में आप देखते हैं? आखिर क्या जायज है ये सियासत? पहली बात। दूसरी बात, क्या शुभेंदु अधिकारी को बुलाना या ऐसे लोगों को बुलाना जिससे ममता बनर्जी की नाराजगी साफ प्रकट हो, जनता के बीच ये मैसेज दिया जाए कि ममता बनर्जी का ये जो चेहरा है ये भी आप लोग देख लीजिए, और उसके बाद आप उड़ीसा में जहां के मुख्यमंत्री, अभी आपने भी बताया और खबरों में है भी कि नवीन पटनायक जी कुछ नहीं मांगते हैं तो उनको पैसे मिल जाते हैं, और ममता बनर्जी जी जब मांगती हैं तो वो फिर ठीक है, विचार अंदर मतलब वो विचाराधीन है, विचार करेंगे तब मिलेगा। आखिर इस परेशानी में सियासत, इसे वहां की जनता क्या भूलेगी, ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि 3 से ऑलरेडी 77 सीटें, हालांकि अब 75 हैं, लेकिन 3 सीटों से 16 से लेकर के 2021 तक में 77 सीटें बीजेपी पा गई। एक बड़ा, जैसा अभी अमलेंदु जी भी बता रहे थे कि बड़ा अब वोट बैंक तैयार हो चुका है बीजेपी का। वैसे में आखिर आपको जनता की जगह पर सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे ओवरऑल? धनखड़ साहब को तो बैठा ही रखे हैं। देखिए, एक बात है, अगर आप जो बीजेपी का जो ग्रोथ है उसके लिए हम बात करेंगे तो लगभग 3 से 75 होना तो बड़ा बात है। लेकिन आप देख लीजिएगा 2024 तक जाते जाते बीजेपी का जो बंगाल से 18 सीट है वो घट के बहुत नीचे आ जाएगा, सिंगल डिजिट में आ जाएगा। अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल कस्टम्स के बारे में बात करेंगे सर, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी बंगाल भी गए, उड़ीसा भी गए। उड़ीसा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाया गया था। आप इंफॉर्मेशन देख लीजिए, उड़ीसा में जो मीटिंग नवीन पटनायक जी के साथ हुआ था वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाजिर नहीं, क्योंकि वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस का, ठीक है। और अगर आप दूसरी बात देखेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर एक जो साइक्लोन अफेक्टेड एरिया वो देखने के लिए आता है, ब्रिलियंट। तो 2020 के भी 20 में लगभग यही मई महीने में जब अम्फान हुआ था, तब भी प्राइम मिनिस्टर आए थे, तब भी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग किया था। आज दीघा में किया, उस वक्त बशीरहाट में किया। मैं आपको डेट याद दिला देता हूं, वो 22 मई था, ठीक। तो 22 मई यही नरेंद्र मोदी जी ने बशीरहाट, जो अनदर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मीटिंग किया था। वहां पे क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था? नहीं बुलाया, क्योंकि 2020 तक बंगाल की असेंबली में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था वो कांग्रेस का अब्दुल मन्नान, पहले तो कांग्रेस का था, उसके बाद वो मुसलमान था, तो उसको बुलाया नहीं गया था। तो अचानक से 2021 में इतना फेडरल स्ट्रक्चर बीजेपी को याद आ गया, क्योंकि बीजेपी बंगाल में ममता को डिस्टर्ब करना चाहती और कुछ नहीं चाहती। बीजेपी का एक ही कोशिश है, क्योंकि 2021 में इतना बड़ा हार के बाद लोग ये सोचने लगे हैं कि ममता बंगाल से निकल के ये जो अपोजिशन का जो कोaliशन तैयार हो रहा है, या जो
फ्रंट तैयार होगा, वहां पे ममता एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और बीजेपी को चुनौती देगी। तो बीजेपी उसको रोकना चाहता है, इसीलिए पहले सीबीआई से उनका 4 बंदे को अरेस्ट करवाओ, उसके बाद ये जो साइक्लोन हुआ है उसमें पॉलिटिक्स डालो। आप ये सोचिए ना, जे अगर बीजेपी को एक फेडरल स्ट्रक्चर मानना है, फेडरल स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द सो कॉल्ड नेशनल हिंदी मीडिया। अमलेंदु जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, जो मीडिया बीजेपी का जो हिंदी ऑडियंस है, जो राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो हिंदी ऑडियंस है, जो जय श्री राम बोल के अमित शाह की बात में जाके इजराइल के नाम पे पैलेस्टाइन पे कूद जा सकता है, ये ऑडियंस को खुश करना नेशनल मीडिया का चांस है। ठीक है, तो ये मीडिया को तो पूछना चाहिए। बंगाल से बीजेपी का 2 मिनिस्टर था, बाबुल सुप्रियो और देवश्री चौधरी। बाबुल सुप्रियो रिप्रेजेंट्स ए कॉन्स्टिट्यूंसी कॉल्ड आसानसोल, जो दक्षिण बंगाल में पड़ता है, जहां पे ये साइक्लोन इफेक्ट किया है। और देवश्री चौधरी कम्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी कॉल्ड रायगंज, जो प्रियरंजन दास मुंशी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता का पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो नॉर्थ बंगाल से आता है। तो आपने देवश्री चौधरी को बुलाया, आपने क्यों बाबुल सुप्रियो को नहीं बुलाया? क्योंकि बाबुल सुप्रियो आजकल अमित शाह की जो सोच है उसमें फिट इन नहीं करता, तो इसीलिए शुभेंदु अधिकारी और देवश्री चौधरी को बुलाया। आज बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं, ये मीटिंग चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर को मान के एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया, ब्रिलियंट। तो 2020 में यही नरेंद्र मोदी, मैं डेट और टाइम आपको बता देता हूं, 22 में 20 में अम्फान हुआ था, 22 में प्राइम मिनिस्टर 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स बंगाल एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यही चीफ मिनिस्टर को लेकर रिव्यू मीटिंग करता है बशीरहाट में। वहां पे क्यों उस टाइम का जो लीडर ऑफ अपोजिशन था, उस टाइम का जो लीडर ऑफ अपोजिशन था अब्दुल मन्नान को बुलाया नहीं गया? क्योंकि वो, मैं रिपीट करता हूं, वो कांग्रेस का था, वो मुसलमान था, इसीलिए उसको बीजेपी बुलाता नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी को बुलाता है, जो उसका खुद का पार्टी का अपोजिशन लीडर होता है और जो हर बात में कम्युनल ओवरटोन देके बोलता है। यही बीजेपी का घिनौना पॉलिटिक्स है। बीजेपी का यही पॉलिटिक्स भारत को बर्बाद कर देता है। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं, जो मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि अमलेंदु जी ने बात उठाया तो मैं आपका पुराना आपका जो पिछला डिस्कशन था उसको एक्सटेंड करके बोलता हूं। बीजेपी का पटेल साहब लक्षद्वीप के बारे में बोलता है, मैं लक्षद्वीप को मालदीव बनाना चाहता हूं। किसी कारण से मेरे साथ मालदीव का बहुत अच्छा ताल्लुकात। मैं मालदीव ये कोरोना से पहले हर महीने जाता था। मालदीव का जो मुस्लिम लीडरशिप है वो हर बात कुरान के नाम से शुरू करता है, लेकिन ये बीजेपी और लक्षद्वीप की जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पता होना चाहिए, मालदीव में पोर्क इज अलाउड इन एवरी रिजॉर्ट, पोर्क एंड वाइन यू कैन हैव। ये बीजेपी का लोग इतना मूर्ख और इसको कुछ पता नहीं है जो मालदीव कैसे अपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। मालदीव का जो लीडर है नाशीद, जो वहां का पार्लियामेंट का स्पीकर है, मैं उसके साथ बहुत बार मिल चुका हूं। तो नाशीद इज राइट नाउ अंडर ट्रीटमेंट इन जर्मनी इन आर्मी हॉस्पिटल। उनके ऊपर इस्लामिस्ट लोग हमला किया है, लेकिन नाशीद उनके देश के जो इस्लामिस्ट है उनके खिलाफ जाके पिछला 15 साल में मालदीव को यह बनाया है कि मालदीव का जो हर इंटरनेशनल रिजॉर्ट है वहां पे पोर्क मिलता है, बीफ मिलता है और दारू मिलता है। ठीक है, जो इस्लाम में नहीं है। ये है मालदीव। और ये मूर्ख पटेल जिन्होंने पहले वो दादरा और नगर हवेली के जो एमपी था उसका सुसाइड के लिए जिसको जिम्मेदार माना जाता है, ये पटेल आके अभी बोलता है कि लक्षद्वीप को मालदीव बनाएंगे क्योंकि दोनों आसपास है।
इन बेवकूफ को मालूम नहीं है कि अगर बीफ नहीं मिलता है, अगर दारू नहीं मिलता है, तो कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट उस जगह पे नहीं आएंगे। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सोचना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप या उनका दोस्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू को जाके अगर वो केला और भुट्टा देंगे ना, तो वो उसको निकाल देंगे। लोगों की फूड हैबिट पर बात करना, लोग किससे शादी करेंगे उससे बात करना, यह सिर्फ बीजेपी जैसे बेवकूफ मक्कर लोग ही सोच सकते हैं। तो ये मैं लक्षद्वीप के बाद बात इसलिए छेड़ा क्योंकि इन लोग जो बोलते हैं हर बात झूठ बोलते हैं, और इनका जो ऑडियंस है वो राजस्थान का कोई बंदा या मध्य प्रदेश का कोई बंदा वो सोचता है अरे कितना बड़ा बात है, हमारे पास बहुत सारे डॉलर आने लगेंगे क्योंकि हम लोग भी मालदीव हो जाएगा। ये बेवकूफ लोगों को मालूम ही नहीं है कि इंटरनेशनल टूरिज्म कैसे चलता है। कोई बेवकूफ भी न्यूयॉर्क में बैठ के योगी आदित्यनाथ के स्टेट में नहीं आएंगे अगर वहां पे बीफ और दारू अलाउड नहीं है। ये माने इसीलिए तो इन लोगों ने आप अगर देखेंगे इनका 7 साल की टाइम में एक खुद के पार्टी से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं बना पाया। पहले सुषमा स्वराज और एमजे अकबर चलाते थे और उसके बाद उनको जयशंकर को बुलाना पड़ा। क्यों बुलाना पड़ा? क्योंकि उनका बंदा जाके अगर ये पैटेल लक्षद्वीप का पैटेल जाके यूनाइटेड नेशंस में बोलेंगे मेरे को शाकाहारी खाना दीजिए और गोमूत्र दीजिए, तो जो बाइडेन उसको उठा के वहां से निकाल देंगे। ठीक है, जो बाइडेन को अगर उन्होंने माने गोमूत्र पी के कोरोना से बचने के लिए बोलेंगे ना, तो जयशंकर जी को वॉशिंगटन से फ्लाइट भी नहीं पकड़ना पड़ेगा, उन लोग को अटलांटिक में उतार देंगे। तो ये है बीजेपी का तरीका। बेवकूफी, झूठ, मक्कारी, ये सब एक साथ चलता है। माने एक झूठ बात अगर आपने बोल दिया तो बहुत अच्छा है, कोई नहीं सोचेगा जी आज आप बोल रहे हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली राइट। तो जगदीप धनखड़ जी 2020 का से 22 में यही नरेंद्र मोदी जब आपको लेके, मैं रिपीट कर रहा हूं, बशीरहाट में रिव्यू मीटिंग कर रहा था, आपने कांग्रेस का लीडर अब्दुल मन्नान को क्यों नहीं बुलाया? आपने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो कांग्रेस का लीडर था। इनके लिए सारा रूल एक जगह से शुरू होता है, वो आरएसएस से शुरू होता है और बीजेपी में आगे खत्म होता है। और इनका सबसे बड़ा लॉयर रविशंकर प्रसाद, ठीक है, और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट अमित मालविया है। और मैं अमरेंद्र जी बिल्कुल ठीक बोला है। मैं सोचता हूं संबित पत्रा को तो नौकरी चला जाना चाहिए था। ऐसे में वो पुरी में इलेक्शन हार गया। इतना बड़ा हिंदू बात बोलने के बाद वो ओडिशा से खुद इलेक्शन जीत नहीं पाया। लेकिन संबित पत्रा का सारा काम कर देने के लिए तो नेशनल हिंदी मीडिया, जो कितने बार बंगाल के सारे हिंदुओं को ममता के खिलाफ कर दिया था और सारा हिंदुओं को हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिलने वाले थे। रिजल्ट आने के बाद ये तो देखता है कि जो कलकत्ता शहर में जहां पे हिंदी स्पीकिंग लोग रहते हैं, जैसे मैं जहां से आपका ये लाइव कर रहा हूं, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन में रहता हूं यहां पे 60% हिंदी स्पीकिंग लोग रहते हैं। यहां पे भी बीजेपी जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि देखिए ये सब जब बात हो रहा है ना, हम दो चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज को भूल जा रहे हैं। एक पेट्रोल डीजल का दाम, पिछला एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ा है, गैस का दाम कमा है। वो आप हिंदी स्पीकिंग हो या बंगाली स्पीकिंग, आप उर्दू स्पीकिंग हो या आप ओडिया हो, सबको चुकता है। कोई नहीं बात कर रहा है जे कोविड का सिचुएशन कैसे है। वो अमित शाह का एक बेवकूफ बेटा है, वो अभी जाके दुबई में बैठा है जो वहां पे आईपीएल करेगा। अरे कोई हिंदू राष्ट्र में क्यों नहीं गया? अमित शाह कोई हिंदू राष्ट्र नेपाल में स्टेडियम खड़ा नहीं कर पाया बेटे के लिए। एक मुसलमान देश में जाके उसको आईपीएल करना पड़ रहा है, क्या शर्मनाक बात है क्या? आप सोचिए, अगर अमित शाह बेटे के लिए यूएई चला जाता है
आईपीएल के लिए, क्या अमित शाह को वहां पे कोई स्वागत के लिए जय श्री राम बोलेगा? कितना शर्मनाक बात है। तो ये सारा बेवकूफी और मक्कारी बीजेपी का ना होता है ना डीएनए में। एक बात होता है ना डीएनए में है, झूठ बात बोलने का डीएनए में है। वो आज बोल देगा जे राजीव जी राइट साइड से देखता था, वो आपको कभी नहीं बोलेगा राजीव जी उसके लिए लेफ्ट साइड से भी देखा था। जब उसको जो सूट करता है वही बात बोलता है। सही कह रहे हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमलेंदु जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगा। बहुत सारी बातें अभी रख रहे थे हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य जो सीधे कोलकाता से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, आप जान रहे हैं कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं यास तूफान, मोदी और ममता में सियासी घमासान। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के दौरे पर थे। उड़ीसा में तो उन्होंने बिना मांगे सब कुछ दे दिया यास तूफान से निपटने के लिए, लेकिन जब 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड की माफ करें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से, तो वो अभी विचाराधीन है। और इन लोगों के बीच जो चर्चा हुई वो काफी कम समय की चर्चा थी, ये भी चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन साथ साथ लीडर अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी बुलाए गए इस मीटिंग में। जैसा अभी बता रहे हैं सुमन भट्टाचार्य जी हमारे साथी की, इससे पहले जब अम्फान तूफान आया था उस समय लीडर अपोजिशन थे अधीर रंजन, क्योंकि वो वहां उस समय कांग्रेस अपोजिशन में थी, सबसे बड़ी सेकंड पार्टी थी। और लेकिन कब उनको नहीं बुलाया गया। इसी तरह कई जगहों के उदाहरण दे रहे थे अभी सुमन भट्टाचार्य बता रहे थे कि आखिर यहाँ पे ये दोहरा चरित्र क्यों है। आप बीजेपी और आरएसएस और यही इर्द गिर्द आप क्यों देखते हैं? अगर एक तूफान है, ये समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री गए हुए हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधान हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए ये बात प्रधानमंत्री को समझना होगा कि आखिर आप जिस नजरिए से उड़ीसा को देखते हैं, अच्छा आप ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर उड़ीसा को क्यों दे आए? उड़ीसा में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन उड़ीसा की जो सरकार है, जैसा भी सुमन जी पहले वक्तव्य में बता भी रहे थे, लेकिन नवीन पटनायक जी के साथ में जो याराना है, जो दोस्ताना है इन लोगों की बीजेपी और नवीन पटनायक की पार्टी के साथ में, वो आप सब जानते हैं। जब भी संसद में किसी भी मसले पे बीजेपी फंसी है, किसी भी बिल को पास कराने के लिए, तो सबसे आगे उनकी पार्टी आ जाती है, नवीन पटनायक जी की पार्टी समर्थन में। तो ऐसे लोगों को जब एक जगह आप समर्थन कर रहे हैं तो वो दोस्ती निभाने के लिए दूसरी जगह भी आते हैं। लेकिन बात यहां सिर्फ राजनीतिक दलों के आपस की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ये वक्त जो है वो इस समस्या के समाधान का वक्त है। और इस वक्त प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में, तो वहां की जनता जो इस समस्या से जूझ रही है, 150 से भी ज्यादा स्पीड में, किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में अगर हवा है, कई लोगों की छतें उड़ गई, जो अगर कहें कि जो कच्चे मकान हैं वो अगर उड़ गए, और जो बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले जो बसे हुए जो शहर और गांव हैं, वहां की जो हालत बहुत खराब है। और उसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अगर हम देख रहे हैं, दिल्ली में भी आज रात तक कहा जा रहा है कि उसका असर देखने को मिलेगा। तो इसके बाद जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, उस एरिया के लोगों को मदद क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर उड़ीसा को आप मदद दे रहे हैं तो पश्चिम बंगाल को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये सवाल तो उठेगा ही। और यहां पर फिर नजरिए की बात आती है कि प्रधानमंत्री जी, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। जब आप वोट मांगने आते हैं तो आप ये कहते हैं कि आप हमें वोट दो, और आप जनता से मांगते हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वोट नहीं मांगते हैं। ये बात समझनी होगी। लेकिन सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है कि आखिर ये दोहरा नजरिया क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये दोहरा नजरिया क्यों रखा जाता है, और खासकर बीजेपी में हम लगातार पिछले 7 साल से देख रहे हैं। और अगर पिछली सरकार, आप कह सकते हैं कि पिछली सरकारों ने, ये आपसे मतलब आप नहीं, आपसे मतलब जो सरकार में भी है उससे मैं कह रहा हूं, एक सवाल है कि आप ये कह सकते हैं कि पिछली सरकारों ने भी ऐसा किया? अगर किया हो तो क्या आप भी वही करेंगे जो गलतियां वो किए? सवाल तो उठता है ना, उठेगा ना, सवाल तो दागा जाएगा, पूछा जाएगा। बिल्कुल सवाल उठेगा, सवाल पूछा जाएगा, और सवाल लोग पूछ भी रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जो है वो सवालों से बच नहीं सकते हैं डेमोक्रेसी में। और जब तक डेमोक्रेसी, अभी तक तो खत्म हुई नहीं है डेमोक्रेसी, और इतना आसान भी नहीं है डेमोक्रेसी को खत्म कर पाना। चूंकि रविशंकर प्रसाद जो है कानून मंत्री, वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ जो है सदियों पुरानी परंपरा है डेमोक्रेसी की, तो इस डेमोक्रेसी को कुचलना इतना आसान भी नहीं है।
तो जब डेमोक्रेसी है तो फिर सवाल तो उठेंगे, वो चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई हो, उससे सवाल उठेंगे। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उससे सवाल उठेंगे, उसको सवालों के उसको जवाब देने भी होंगे। हालांकि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री लगातार सवालों के जवाब देने से बचते रहे हैं, और बल्कि सवाल सुनने से ही बचते रहे हैं। जवाब तो तब देंगे जब सवाल सुनेंगे कुल मिलाकर के, तो सवाल सुनना ही नहीं चाहते हो। जैसा कि हेमंत सोरेन ने कहा कि वो मन की बात करके निकल जाते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ में, और ये शिकायत जो है सभी गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की है, और जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की हैसियत नहीं है कि प्रधानमंत्री से बात कर सकें। उनको 30 मीटर की दूरी पर जो है बैठा करके प्रधानमंत्री बात करते हैं कुल मिला करके, और खुद ही ये वो फोटो जो वायरल होते हैं, सबसे सशक्त मुख्यमंत्री जो समझे जाते हैं उनका प्रधानमंत्री के साथ 30 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ फोटो जो है वो वायरल हुआ, और किसने वायरल किया सब लोग कुल मिला करके जानते हैं। तो ऐसे संकट के समय, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री को असल में अपनी सर्वश्रेष्ठता का परिचय देना चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब वो राजनीतिक व्यक्ति बन जाते हैं और राजनीतिक व्यक्ति बनते ही जब स्वयंसेवक हो जाते हैं तो उनकी सदाशयता समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो संस्कार जो उनको मिलते हैं स्वयंसेवक वाले, वो संस्कार उनको एक अच्छा राजनेता और एक अच्छा मनुष्य बनने से रोकते हैं कुल मिलाकर के, जो मुझको लगता है। वरना कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे इस संकट के समय में, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या ना हो, आम आदमी भी जो है इस संकट के समय कम से कम वो इस तरीके के भेदभाव वाली बातें नहीं कर सकता है। और ये रवैया जो है इस सरकार का और खासतौर से प्रधानमंत्री का, ये कोई पहला रवैया नहीं है कि बंगाल के साथ इस तरीके से कर रहे हैं या झारखंड के साथ कर रहे हैं या किसी और। आपको याद होगा केरल में जब बाढ़ आई थी, केरल में जब बाढ़ आई तो केरल को भी जो था मदद नहीं दी गई थी, और जबकि केरल के मुख्यमंत्री ने मांगी थी मदद। विदेशों से जो मदद आनी थी उस पर आपने रोक लगाने की बात करी कि आप विदेश से मदद क्यों ले रहे हैं, उस पर तो आपको सवाल एहताज तुरंत खड़े हो गए। लेकिन आप जो है, जो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी है, आप मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बात, चूंकि सरकार कभी आनी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको वोट देते नहीं है, तो आप वहां मदद नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो चश्मा जो लगा हुआ है, ये भेदभाव का चश्मा, इस चश्मे को उतारना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री वाकई में जो है एक पैन इंडिया लीडर बनना चाहते हैं, एक संपूर्ण भारत के राजनेता बनना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि उनकी ख्वाहिश भी होगी कि वे संपूर्ण भारत के अच्छे राजनेता बने और सारे देश में जो है उनके लोग नाम पे लोग वोट दें, जिसके लिए वो भटकते रहते हैं, 24 घंटा जो मेहनत करते हैं वोट लेने के लिए, देश का काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो ये स्थिति है, वो चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उनको ये भेदभाव की बातें जो मुझे लगता है वो छोड़नी चाहिए, और एक अच्छे राजनेता की तरीके से, एक अच्छे, और राजनेता से ज्यादा अच्छे, एक अच्छे मनुष्य की तरीके से ऐसे संकट के समय में राजनीति से ऊपर उठ करके कुल मिलाकर के काम करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। अब प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं ये तो वही बता सकते हैं, या उनके नजदीक लोग बता सकते हैं, हम तो उस पर कोई विचार मतलब वो कह नहीं सकते कुल मिलाकर के। राजीव सुमन जी कुछ कहना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे, आप जब बोल रहे थे। जो अमलेंदु जी बोल रहे थे मैं उसके साथ एडिशन करना चाहता हूं। आप अगर देखेंगे 1 हफ्ते पहले ताउका पे आया, जो वेस्ट कोस्ट में एक भयानक साइक्लोन, वहां पे गुजरात को कितना पैसा दे गया, और महाराष्ट्र में जहां पे बीजेपी का सरकार नहीं है, जहां पे बीजेपी का भूतपूर्व एलाई शिवसेना सरकार चलाता है, उद्धव ठाकरे को परेशान करने के लिए कितना पैसा दे गया। आप अगर देखेंगे उस वक्त भी नरेंद्र मोदी जी गुजरात की जो सिचुएशन था वो देखने के लिए गए थे, वो महाराष्ट्र में देखने के लिए नहीं गए थे। और आपको याद रहेगा राजीव जी, महाराष्ट्र में जो जो बॉम्बे हाई है, जहां पे तेल का रिगिंग तेल का तेल निकाला जाता है, वहां पे एक बार्ज डूब जाने से 26 आदमी का मौत हो गया, ठीक है। और 26 आदमी का मौत के लिए आप सुने हैं कि नरेंद्र मोदी जी, मान लीजिए ममता बनर्जी खराब है, हम बंगाली लोग खराब है, ये मानने में कोई ऐतराज नहीं है, ये ब्रिटिश भी बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में जहां पे 26 बंदे का मौत हो गया था, वो ओएनजीसी का काम कर रहा था, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी उन लोगों की फैमिली से मिलने के लिए गए, अमित शाह उन लोगों की फैमिली से मिलने के लिए गए। मैं आपको याद दिला देता हूं राजीव जी, अमित शाह वो ताउकाते जिस दिन हुआ था 10 मई, उस दिन अमित शाह जी बिजी था ये बंगाल में जो नर्मदा के लोग अरेस्ट हो रहे थे उसका मॉनिटरिंग कर रहा था। जो
होम मिनिस्टर होने की नाते अमित शाह का जिम्मेदारी था, जो क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट फॉल्स अंडर द होम मिनिस्ट्री, उनका जिम्मेदारी था ताउकाते में क्या हो रहा है, कितना रिलीफ हो रहा है, वो देखने के लिए यहाँ के सारे सीबीआई ऑफिसर बोलते हैं कि 9th में रात से 10th में जब ये घटना हुआ ताउकाते, अमित शाह जी जितने बार सीबीआई ऑफिसर को फोन किए थे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उसके लिए, उन्होंने एक बात भी नहीं पूछी, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना का सरकार है ना। उद्धव ठाकरे का जितना भी तकलीफ हुआ, उद्धव ठाकरे का जितना भी परेशानी हुआ, उससे नरेंद्र मोदी या अमित शाह खुश होता है। आपने एक भी देखा है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी या आज उड़ीसा में या प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हीरो बन के घूम रहा था धर्मेंद्र प्रधान, जो पेट्रोलियम एंड ऑयल मिनिस्टर है, वो बार्ज में जितने लोग मरे हुए थे वो सारा ओएनजीसी का काम कर रहा था, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान गया था। ये धर्मेंद्र प्रधान और ये सारे जो मिनिस्टर है, इन लोगों का एक ही चीज आता है, चापलूसी और झूठी बात बोलना। जब महाराष्ट्र में ओएनजीसी का काम करते हुए 30 बंदे का मौत हो जाता है, वो वहां पे नहीं जाता है, और बंगाल में आके शुभेंदु अधिकारी के आसपास ढूंढता है। बंगाल का लोग या सारा इंडिया का लोग धर्मेंद्र प्रधान को पूछना चाहता है, बहुत हुआ, अभी बताओ पेट्रोल डीजल का दाम घटेगा या नहीं घटेगा, और उसका जिम्मेदारी है। धर्मेंद्र प्रधान का प्राइम मिनिस्टर का पीछे पीछे घूमना जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जब तक नवीन पटनायक जी के साथ ये हनीमून बीजेपी का चलता रहेगा, तब तक जय पंडा या धर्मेंद्र प्रधान कोई भी ओडिशा का चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाएगा। तो उन लोग ये प्राइम मिनिस्टर का पीछे घूमते रहता है, उनका जो खुद का जिम्मेदारी है, ओएनजीसी जहां पे डूब रहा है वहां पे वो नहीं जाता है। मैं यही बोलना चाहता हूं जो अमलेंदु जी बोला था, जब भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको बंगाल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसको केरल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसको महाराष्ट्र के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इन लोगों का बात है, पहले देखते हैं जो यहाँ पे बीजेपी का सरकार है, ये एमपी किसका है, ये एमएलए किसका है, ठीक है। आपने कभी सुना है जो दीघा के बारे में नरेंद्र मोदी जी का इतना अटेंशन मैंने 2 साल पहले था, 2 साल पहले उन्होंने दीघा गया था। अम्फान में भी आप मान लीजिए, आप देख लीजिए, अम्फान में भी दीघा का उतना ही डिस्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि तब दीघा में उनको शुभेंदु अधिकारी जैसे एक पेड बॉय नहीं मिल गया था ना, जो उसके पीछे दुम हिलाते हुए घूमेगा। तो शुभेंदु अधिकारी मिल गया तो वो दीघा में चला आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ लगातार तमाम साथी जुड़े हुए हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं। असलम चिश्ती हैं जो कह रहे हैं अब की बार नया नारा होगा, अगर खानी हो महंगाई की मार तो बार बार सिर्फ मोदी सरकार। कंप्यूटर कह रहे हैं सरसों तेल 200 रुपये यूपी में है। सरसों तेल के बारे में भी बोलिए, भी कई लोग बोल रहे हैं। RL गुप्ता हमारे साथ हैं, हैदर रजा हैं, हैदर के अलावा अजय भारद्वाज हैं जो कह रहे हैं मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास, सभी वस्तु का दाम बढ़ रहा है, यही विकास है, यही बेईमान चौकीदार है, चौकीदार चोर है, जो जुमला चला था आप याद कीजिए उस पर। फिर गौतम राय भी हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग तो यहाँ नहीं, अब गुड नाइट का वक्त हो गया है गौतम राय जी। अजय भारद्वाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कई साथी हैं। दीपक बसरानी कह रहे हैं कि नमस्कार, गोदी मीडिया को आईना दिखाते हैं, देश में चल रही वर्तमान ज्वलंत विषयों पर बेबाक कलम का इस्तेमाल करते हैं। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं, दीदी शेरनी हैं। फिर तमाम साथी लगातार बने। मोहम्मद अशरफ हैं, मोहम्मद अशरफ आलम जो कह रहे हैं जो बीजेपी में है, बीजेपी में शामिल हो जाने वालों पर नियम कानून है पर लागू नहीं होते हैं। जो मतलब बीजेपी में शामिल हो गए उनके ऊपर नियम कानून लागू नहीं होता है। दीपक बसरानी लगातार हमारे साथ बने हुए। कई सारे साथी, मिस्टर SB क्लासेस भी हमारे साथ में हैं। भीमराव मोटगारे भी पेट्रोल प्राइस पर डिबेट करें बोल रहे हैं। पेट्रोल प्राइस पे भी, पेट्रोल की कीमत आप जान रहे हैं कि किस कदर
बढ़ गई, कई राज्यों में तो 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल की कीमत चली गई है। मोहम्मद खुर्शीद भी हैं डिबेट के लिए, इस तरह के डिबेट के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि सरकार आई थी डॉलर और रुपए का दाम समान करने के लिए, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को समान कर दिया है। मदन चंगल भी हमारे साथ जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय कर प्रणाली यानी जीएसटी टैक्स लागू कर राज्यों के आय को बंद कर उसके हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया है। गौतम राय गुड नाइट कह रहे हैं। तो तमाम साथी हैं, सच तो सच है भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साथी लगातार। फिर मोहम्मद उराम हर्रम भी है हमारे साथ में, अजय भारद्वाज। तो तमाम साथियों अब वक्त हो गया है विदा लेने का। लगातार आप लोगों के साथ पहले उसमें हम लोगों ने लक्षद्वीप और दूसरे में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बारे में चर्चा की। हमारे दो साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहे, दोनों साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे साथ बने रहे। स्क्रीन पर अगर लेके आए तो दोनों साथी अमलिंदु उपाध्याय और सुमन भट्टाचार्य, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए थे और पश्चिम बंगाल की तमाम गतिविधियों पर नजर रखते हैं और काफी बेबाकी से अपनी बातें, अपने विचार रखते हैं। तो दोस्तों सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी आप हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत धन्यवाद अमलिंदु जी आपको भी एक बार कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और तमाम हमारे साथी दोस्त जो हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भीम राव हमारे साथ में है, आफिज खान हमारे साथ में, फिर असलम चिश्ती, आनंदा बर्मन हमारे साथ में, फिर उद्धव कनिंदे, तमाम साथी जो जुड़े रहे, जिनका नाम आज नहीं ले पाया, कार्यक्रम बैक टू बैक हम लोगों ने किया, नाम नहीं ले पाया, लेकिन आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। लेकिन इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े, बने और हमारा साथ दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, कुछ और घटनाक्रम के साथ, चर्चा परिचर्चा के लिए। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।